आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अजातशत्रु। हम लोग देखते हैं बारी बारी करके अजातशत्रु को के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ चीज़ें हम लोग बेसिक पहले देख लेते हैं और वहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में टाइम पीरियड देख लेते हैं। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था शासन? 492 से लेकर के 460 तक का। अच्छा, इनका दूसरा नाम जो है कुनिक भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर पितृहंता भी बोलते हैं इनको कई बार। पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। इनके पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं बोलना है क्योंकि बिंदुसार तो वो अशोक के पापा का नाम है, इसलिए कंफ्यूजन है। बिंबिसार। तो इनको पितृहंता भी कहते हैं, पितृहंता। देख लो पूरा बोर्ड भर चुका है ना। इसलिए एक एक चीज़ समझेंगे आराम से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, ये जो अजातशत्रु हैं, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देखते हैं कि अजातशत्रु की जो माँ थी वो तीनों जो सौतन थी, चूँकि इनके पिता जो है, इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार या बिंबिसार? बिंबिसार 3 शादी किए थे। सबसे पहले कौन थी? महाकौशला देवी या कौशल देवी। वो किनकी बहन थी? प्रसेनजीत की बहन। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? प्रसेनजीत काशी में था ना, तो काशी के राजा होंगे ना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वही कौशल का जो क्षेत्र था ना, वहीं के थे वो। कौशल और काशी तो उसके क्षेत्र में पहले आता था। उसके बाद फिर दूसरी शादी चेलेना। वो कौन थे? चेटक की बहन। चेटक कहाँ के थे? उनकी माँ लिच्छवी कुल कहाँ के थे? वज्जी के थे। लिच्छवी लोग जो आते थे वो गणराज्य भी था। अच्छा, तो ये उनके ओरिजिनल माँ हुई। कौन? ये महाकौशला देवी ने, ये चेलेना। तो चेलेना इनकी माँ का नाम हुआ। ये माँ इनकी जो है चेटक की बहन थी, ठीक है, लिच्छवियों के, ठीक। उसके बाद इनकी जो अच्छा, ये तो दूसरी माँ थी, बड़ी वाली माँ। उसके बाद जो छोटी वाली माँ है उनका नाम क्या था? सबसे छोटी वाली जो छेमा। तो छेमा कहाँ की थी? पंजाब के। अच्छा, तो प्रसेन जी, ये आप देखो, तो इनका ये तो सेकेंड वाला जो शादी हुआ था, बिंबिसार का जो सेकेंड वाला शादी हुआ था, उसी से आए थे ना ये अजातशत्रु आए थे। हाँ, आप देखो यहाँ से कैसे धीरे धीरे कहानी बढ़ेगा। इनके बारे में दोनों युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। एक युद्ध हुआ था कौशल वर्सेस मगध का हुआ था, यानी कि इनके जो प्रसेनजीत जो थे, इनके जो मामा थे, यानी इनके जो बड़ी वाली माँ, जिसको बड़ी मम्मी कहते हैं। हाँ, तो बड़ी वाली मम्मी के भाई का नाम क्या था? प्रसेनजीत। इनके कौन लगे? मामा। तो पहले इसकी झगड़ा, इनके जो लड़ाई होगी वो इनके मामा से होगा। अच्छा, लड़ाई क्यों होगा? सीधी सी बात है, आप सोच के देखो। ये अपने फादर की हत्या किया है, अपने पिता की हत्या किया है। अब पिता की हत्या क्यों किया? अपने आप को राजपाट को पाने के लिए। अब सीधी सी बात है कि इस वजह से, वैसे तो चेलेना खुद भी नाराज़ होंगी क्योंकि इसके पति की हत्या हुई है। अच्छा, उसके बाद है कि ये क्या नाम था? महाकौशला देवी, क्योंकि इसके भी पति क्या थे? छेमा भी नाराज, सभी नाराज, तीनों माँ इनकी नाराज। अच्छा, गुस्सा जो आएगा सबसे ज़्यादा किसको आएगा? गुस्सा आएगा इनको, प्रसेनजीत, क्योंकि प्रसेनजीत बहुत ताकतवर आदमी था। और कितना भी था तो भाई उसके बहनोई की हत्या हुई थी ना। तो बहनोई की हत्या कौन किया? भांजा। तो निश्चित रूप से मामा और भांजा में क्या होगा? लड़ाई चलेगा ज़बरदस्त। अच्छा, देखो अब जो लड़ाई होगा, अब ये क्या करेगा? लड़ाई कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसे नहीं कि अचानक सिर्फ लड़ाई जो है मर्डर करने के बाद शुरू हुआ, नहीं। जैसे हत्या वो करता है, बिंबिसार की जब हत्या करता है अजातशत्रु, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद काशी जो इसको मिला था, याद करो कि जब वो बिंबिसार की जब शादी हुई थी, दहेज के रूप में काशी मिला था। उस काशी को क्या करेगा? उसका मामा जो है छीन लेगा, वापस ले लेता है। अच्छा, और जब ये छीन लेता है तो इस वजह से ये क्या होगा? अजातशत्रु नाराज हो जाएगा, और नाराज होगा तो फिर क्या होगा? कौशल वर्सेस मगध में लड़ाई स्टार्ट होगा। ये अजातशत्रु के लाइफ का पहला लड़ाई किसके साथ लड़ा? वो अपने मामा के साथ ही लड़ा। उसके पीछे रीज़न भी समझ गए, क्योंकि वो काशी को छीन लिया था। और काशी को छीनने के पीछे का रीज़न क्या हुआ? क्योंकि उसके बहनोई की हत्या हुई थी। हाँ, निश्चित रूप से। अब ये जब लड़ाई होगा, काफ़ी दिन तक वो लड़ाई चला, अंततः वो किसी निष्कर्ष पे कुछ खास नहीं पहुँच पाया। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल मगध ही जीता, क्योंकि इनके पास सेना वगैरह का जो है ताकतवर ज़्यादा सेना था। तुम पढ़े थे हम लोग कि इसका हाथी वगैरह का हथियार वगैरह इसके पास ज़्यादा मजबूत था। क्योंकि हथियार भी इसके पास ज़्यादा इसलिए था क्योंकि छोटा नागपुर का क्षेत्र भी इसके पास था। तो लोहे की प्राप्ति तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा,
अब इस लड़ाई में चूंकि इसके पास सैनिक तकनीक बहुत ज़बरदस्त है, तो अब वो क्या करेगा, संधि के बाद क्या होगा कि पहला बात तो वो काशी लेगा, काशी के बाद फिर क्या करेगा, प्रसेनजीत की जो बेटी थी उसके साथ शादी किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो उसका मामा की बेटी हुई ना, यानी ममेरी बहन। तो इसकी शादी किसके साथ होता है, अपनी ममेरी बहन के साथ शादी होता है। यानी कि बड़ी वाली मम्मी का, बड़ी वाली मम्मी की कौन लगी, वो भाई की बेटी, भतीजी। यानी सीधी सी बात, उतना गोल गोल समझोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। ब्लड रिलेशन तो पढ़ना नहीं है हम लोग को, इतिहास पढ़ना है। तो अपने ममेरी बहन के साथ शादी, यानी कि प्रसेनजीत की बेटी कल तक जिससे लड़ाई चल रहा था, अंततः किस बात पे हुआ, शादी कि भाई चलो ठीक है, आपको हम मामला चलो ख़त्म करते हैं, युद्ध वगैरह ख़त्म करते हैं। तो काशी इसको दोबारा मिल गया। और ये दोनों जब हुआ तभी जाकर के ये माने। सोचो अजातशत्रु कितना ज़्यादा अजीब टाइप का इंसान होगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ सोचो कि इस समय साम्राज्यवाद लोगों के दिमाग में किस तरह से बसा हुआ था कि वो जगह को, अपने क्षेत्र को बड़ा करने के लिए, राज्य को हथियाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रिश्ते नाते मर्यादे, कहते हैं ना कि धन दौलत के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखो इतिहास को पढ़ने से ये सब तो समझ में आता है कि धन दौलत का जो है किस तरीके से लोग उसके प्रति कैसा सोचता है। मतलब धन दौलत लोगों की विचारधारा को कैसे बदलता है, उनकी नीयत को कैसे बदलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये हमारा मामला हो गया पूरा, पहला वाला युद्ध का हो गया। अच्छा अब सेकेंड वाला जो युद्ध हुआ वो युद्ध किसके किसके बीच होगा, मगध और वज्जी। वज्जी वही जो वैशाली के आसपास का वो क्षेत्र है, वज्जी। अच्छा वज्जियों के अंदर ही कई सारे जो छोटे छोटे राजा थे, तो जैसे उसमें लिच्छवी वगैरह, उनके साथ लड़ाई इनकी ज़बरदस्त चला था। अच्छा ये लड़ाई जो हुआ था, इस लड़ाई का कारण क्या था, ये जो लड़ाई हुआ था इसका रीज़न क्या था। अच्छा 2-3 रीज़न हम निकालते हैं। एक तो इनकी चेटक की बहन, चूँकि चेटक की बहन कौन थी, चेलेना। निश्चित रूप से चेलेना का जो भाई लोग होगा, जो भी मतलब होगा उसके रिश्तेदार, इनकी मृत्यु के बाद वो भी नाराज़ होंगे, क्योंकि जब तक बिंबिसार रहा तो चूँकि साम्राज्य का विस्तार वो किया, लेकिन वो रिश्ते नाते को तो वो निभाया ठीक से, लेकिन उसका बेटा तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हो गए तुम रिश्तेदार मेरे बाप के, मेरे नहीं हो, हम नहीं पहचानते हैं, काहे का मामा, कौन सा मामा, चलो भाई मामा चलो, कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या करेंगे, जो चेटक हैं, ये चेटक भी कौन थी, लिच्छवी थी ना, चूँकि चेटक कौन है, अब एक मामा के साथ पहले लड़ाई हुआ और दूसरा मामा चूँकि तैयार है, चूँकि देखा कि उसके साथ लड़ाई हुआ तो मामला क्या हुआ, तो इसको भी तो गुस्सा था। अच्छा इसको गुस्सा केवल यही वजह से नहीं आया होगा, 2-3 रीजन। एक तो उसके एक तो इसका भाई, इसका भी तो बहनोई की हत्या हुई। दूसरा क्या था कि ये जो जगह का जो क्षेत्र है मगध का और वज्जी तुम देखना पास में ही है बिल्कुल। तो दोनों के बीच क्या था, चूँकि सबसे पहला बात ये था, अच्छा दोनों के बीच गंगा नदी का अधिकार था, गंगा नदी उसी ओर से होकर गुजरता है। तो ये चाहते थे अजातशत्रु कि उस गंगा नदी का जो क्षेत्र है उस पर अधिकार मेरा हो, उसके आसपास का जो खेत है उस पर खेती करने का हक किसको मिले, हमको मिले। इस वजह से भी नाराज थे वो, कौन, चूँकि ये हक वो गंगा नदी का क्षेत्र जो है हथियाने के चक्कर में था। उसके बाद मगध की विस्तारवादी नीति, ये तो जान ही रहा था, इसको कैप्चर करने का रीज़न ये था कि धीरे धीरे गंगा क्षेत्र को कैप्चर करने के बाद हम पूरा क्षेत्र मगध तक को हम कैप्चर, मतलब सॉरी पूरा का पूरा लिच्छवी या वज्जी लोगों के क्षेत्र को कैप्चर कर ले। तो ये नियत समझ में आ रहा था, चेटक को ये बात समझ में आ रहा था कि ये धीरे धीरे क्या करेगा, अजातशत्रु किसी का नहीं है, अपने मामा तक को देखो निपटा दिया, अपने पिता तक, अब सबसे पहले अपने पिता को निपटाया, फिर अपने मामा को देख लो क्या किया प्रसेनजीत के साथ। तो ये चीज़ें वहाँ से चलते गया और धीरे धीरे तुम देखो ये रीज़न था इसका सेकेंड लड़ाई का। और ये जो चेटक था ये जान रहा था कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ताकतवर आदमी, तो वो क्या किया, 9 गो लिच्छवी शासक को, उसके बाद 9 गो मल्ल शासक, मल्ल का जो क्षेत्र है तो वहाँ के जो शासक थे, उसके बाद काशी के क्षेत्र को, चूँकि काशी का क्षेत्र तो मिलाया ही होगा, फिर से प्रसेनजीत को मिलाता है थोड़ा सा, और उसके बाद कौशल। तो देख लो अब इतने सारे, यानी कि 18, 9, 9 इतना सारे राज्य को मिला करके वो क्या किया, अब इसके खिलाफ मोर्चा किया। किसके खिलाफ, इतने लोग मिल करके अजातशत्रु के खिलाफ हुआ। अच्छा अजातशत्रु को पता था कि ये बहुत बड़ी सेना है, तो बेहतर क्या होगा, अपने क्षेत्र को किलेबंदी कर लो। अच्छा उस समय वो जिस क्षेत्र में रहता था उसका नाम क्या था, पाटलीग्राम। तो अजातशत्रु ने बचने के लिए वो क्या किया, पाटलीग्राम में दुर्ग को बनाया। दुर्ग मतलब तो किला, जो साइड का जो तुम बड़ा बड़ा जो 4 दीवारी होता है ना, उसी तरह जस्ट लाइक वही होता है दुर्ग ऊंचे स्थान को। हालांकि हड़प्पा जब पड़े थे वहाँ पे देखे थे ना, ऊंचे स्थान को दुर्ग, निचला नगर और दुर्ग, लेकिन यहाँ पे दुर्ग का मतलब होता है किला बनवाया।
ताकि वहाँ से जो बाहरी आक्रमण होगा उससे बचा जा सके, सुरक्षा के सुरक्षित करने के लिए किए थे ये, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के टाइम में, अजातशत्रु के समय में, ये इन्फॉर्मेशन पूरा समझ में आ गया होगा। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। हाँ, मतलब कि जब ये शासन में आए थे, इनके शासन के मुश्किल से 8-9 साल हुआ होगा, उसी के टाइम में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं। और अच्छा, वैसे एक बात, मज़ेदार बात देख लो कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। हाँ, 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 जैसे बौद्ध धर्म को मानते जरूर थे क्योंकि उसका संरक्षण करते थे, लेकिन हत्याएं भी कम नहीं की हैं। कुछ लोग ऐसे होते धर्म को मानते जरूर हैं क्योंकि बौद्ध धर्म को संरक्षण कर रहे थे, भिक्षु लोगों को पूरा जमीन उमीन सब चीज़, एरिया और ये सब चीज़ दे रहा है, उसके लिए गुफाएं बनवा रहा है, बिहार का निर्माण है। हाँ, अजातशत्रु ये सब खूब कर रहा है, मतलब कि धर्म का काम करते हुए लोगों की हत्याएं कर रहा है। खुद अपने पिता की हत्या किया पहले, तो उसके बाद तो सबको धीरे धीरे करके बारी बारी करके देखेगा। इसलिए हम आपको उस दिन पिछले लेक्चर में बताए थे कि धार्मिक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति नैतिक भी होगा। बौद्ध धर्म को मानता जरूर है, लेकिन दिल से वैसा फॉलो करे ऐसा नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि महापरिनिर्वाण, एग्जाम ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि जो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो किसके टाइम में हुआ है? अजातशत्रु के टाइम हुआ। और जो महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध के जो हड्डियों का जो अवशेष था, उसी अवशेष पर क्या बनवा दिया? स्तूप बनवाया। वो स्तूप कहाँ बनवाया था? राजगिरी में बनवाया था, वहीं पर स्तूप बनवाया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, बुद्ध के मरने के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति जो हम लोग पढ़े थे पहले, जो 4 बौद्ध संगति जो पढ़े थे, उसमें जो सबसे पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। उसके अध्यक्ष का नाम क्या था? महाकश्यप था। और ये जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगीर में भी कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। सोचो कि गुफाओं के पास जो वहाँ पे आकर के सबको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहीं बैठ करके प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और उसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, जिसमें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है कई सारे नियम कानून वगैरह को लिखा गया है, कोडिंग किया गया बैठ करके। जैसे भारत सरकार को चलाने के लिए, भारत संघ को चलाने के लिए जो संविधान जो लिखा गया था, सब लोग मिल करके एक जगह बैठ करके लिखे थे, जस्ट लाइक यहाँ भी उसी तरह का हुआ होगा। मीटिंग लंबा टाइम तक चला था इन लोगों का, फिर जाकर के सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किनके टाइम में हुआ था? अजातशत्रु। और सबसे पहला बौद्ध मीटिंग भी किसके टाइम में हुआ था? अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। तो ये वाला बात पूरा समझ में आया? अच्छा, इसी में सेकंड युद्ध का चीज़ें छूट गया था थोड़ा सा। इस सेकंड युद्ध में, चूँकि ये सेकंड युद्ध कहा जाता है, जैन ग्रंथों के अनुसार लिखा गया है, ये लगभग 16 वर्ष तक चला था। सोचो कितना लंबा टाइम, मतलब वर्ल्ड वार इसके सामने कुछ नहीं है। 16 साल तक लोगों की हत्याएं होते रहा। तो पहले जो प्राचीन समय में जो जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ा, एक रीज़न ये भी था कि बराबर आपस में युद्ध होते रहते थे। युद्ध से अगर बच जाओगे तो फिर बीमारी से नहीं बच पाओगे, कोई ना कोई वैसा महामारी की तरह जो है पेंडेमिक फैलता था। जैसे आज कोरोना से लोग फिर भी बच रहे हैं, क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटी पहले की तुलना में क्या है? काफ़ी अच्छा है। लेकिन उस समय तो मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत कम है, तो जीवक जैसे कुछ ही लोग थे जो अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन काम किसी तरह चल रहा था। तो अधिकांश लोग जैसे युद्ध से बच भी गए तो फिर बीमारी से मर जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तीसरा रीज़न था कि हेल्थ फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था, मेडिकल सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, लोग आम बीमारी से भी लोग मर जाते थे, ठीक है। तो अब इसमें, चूँकि इस युद्ध में देखो वज्जी से जो लड़ाई हुआ, फाइनली जीता कौन? जीता तो मगध ही जीता ना। इन सारे लोगों को बारी बारी से हराएगा, सबको हराएगा बारी बारी करके। अब देखो रथ, इसमें जो इस्तेमाल, हथियार का जो इस्तेमाल किया था, वेपन्स का जो इस्तेमाल किया था, 2 तरह का वेपन का इस्तेमाल किया गया था। एक रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। ये पहला आदमी था जो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले किसी भी शासक ने ऐसे हथियारों का, ऐसे औजारों का इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया था। तो रथ मूसल जो एक प्रकार का क्या था? टैंक था उस समय का, गोला बारूद टाइप का लेके जाता होगा, वहाँ जाके अटैक करता होगा। जैसे आजकल जो टैंक वगैरह का काम क्या होता है? टैंक का काम है हथियार को ढोना। तो रथ मूसल का इस्तेमाल किया गया था। रथ मूसल नाम से ही पता चलता है रथ के टाइप का होगा, उसमें भारी भरकम हथियार लेकर के चलता होगा, जिससे कि सेनाओं तक जो है हथियार आसानी से पहुंच सके। उसके बाद क्या है? महाशिला कंटक। ये भी क्या, एक प्रकार का हथियार है। और ये हथियार कैसा था? ये मतलब देखा जाए एक प्रकार से तो गुलेल के जैसा था, प्रक्षेपास्त्र जिसको कहते हैं। ये क्या कहता है? बड़े बड़े पत्थर को वो जो फंसा करके ऐसे करके, कुछ लोग मिल करके ऐसे पकड़ के ऐसे करके खींचते होंगे, जैसे कि बाहुबली में हुआ था, ऐसा करके छोड़ते होंगे। बड़ा बड़ा पत्थर जब आदमी के सर पे गिरता होगा, सोचो कैसा चटनी बन जाता होगा। फिर आदमी उठता नहीं होगा, उठ ही जाता होगा।
तो इस तरह से रथमुसल और महाशिला कंटक का जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले कौन किया था? यही अजातशत्रु। अब इतना भयंकर भयंकर अगर आप हथियार का इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से ये वज्जी जीत पाएंगे? सारे लोगों की हालत ख़राब कर रखा था ये। तो फिर से अजातशत्रु का क्या हुआ? फिर से विजयी। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, इसी युद्ध के में जो है मखली गोसाल नामक जो व्यक्ति था, जो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इनकी भी क्या हो जाती है? इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे ख्याल से छूटा। अच्छा, एक चीज़ और छूटा था हम लोग का, अवंती। अवंती याद है? अवंती, अवंती से तो नाराजगी इनके पापा का भी था। जो अजातशत्रु के जो पापा थे बिंबिसार, उस समय भी अजंती से इनका जो है 36 का आंकड़ा चलता था, खटपट चलते रहता था। लेकिन बाद में जो अवंती का जो के साथ जो है जो रिश्ता अच्छा हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो अवंती के जो शासक थे, वही शासक चंडप्रघोत, ये पीलिया से बीमार हो गए थे। तो फिर जब पीलिया से बीमार हुए तो फिर इनको जो है डॉक्टर भेजा गया था वही जीवक के रूप में। अजीवक जब गया, इनका उपचार किया, तो ये भाई साहब ठीक हो गए। तो ठीक होने के बाद रिश्ता ठीक ही चल रहा था। तो बिंबिसार के टाइम में तो रिश्ता ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब अजातशत्रु आया, चूँकि वो बड़े बड़े युद्ध को लड़ रहा है, कौशल को हराया, वज्जी को हराया, फिर ये बहुत सारे लोग मल्ल को हराया, तो इनके सफलता से ये तनाव में आ गए, यार सबको एक एक करके हथियार आया, ऐसा ना हो कि अगला नंबर मेरा हो। तो जब ये डर हो जाता है ना, तो फिर ये तुमसे क्या होगा, धीरे धीरे फिर ये भी चाल चलेगा, फिर इसके खिलाफ लड़ाई वड़ाई होगा। तो इस तरीके से जा करके जो है ये जो इनके साथ लड़ाई वगैरह चलते रहा, और अंत में जो है ये फिर क्या हुआ, चूँकि इनके सफलता को ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये नाराज़ थे, और ये इनको भी टेंशन था। अब जा करके क्या होगा, यही कारण बनेगा जो चंडप्रघोत है, फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे इनका जो बेटा है, कौन, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन, हाँ ये नहीं है, ये उदयन अलग है और ये उदयन अलग है। हम बताते हैं ये उदयन कौन है, जो अजातशत्रु के पुत्री, अजातशत्रु का जो पुत्री है उसका नाम क्या था, पद्मावती। उस पद्मावती का शादी किसके साथ किया, शादी और सादा कंफ्यूज है, शादी किसके साथ हुआ, उदयन के साथ विवाह हुआ। अच्छा, ये उदयन के साथ अपनी बेटी का शादी की, क्यों इसको दामाद बनाया गया होगा, दामाद इसलिए बनाया गया था अवंती और मगध, क्योंकि ये अवंती और मगध के बीच सुलह का काम करता था, क्योंकि जान रहा था कि इससे रिश्ता मेरा खराब है। ये भाई साहब क्या करता है, बीच बीच में रिश्ते को बनाने के लिए मेडिएटर का काम करता था, और इसी वजह से इनके साथ शादी कर दिया, और ये इसको अपने पक्ष में मिला लिया होगा कि तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुमको तो उधर भी मैनेज करते हो, एक काम करो तुमको हम दामाद बना लेते हैं, और फिर तुम जाकर क्या करना, फिर बाद में अवंती को कौन, उदयन वही का मतलब था, हेल्प करता था, मतलब वो ये जो है ना वत्स के राजा थे, उदयन खुद ही राजा थे वत्स के, इनका जो क्षेत्र है, हाँ उदयन खुद अलग क्षेत्र के राजा थे वत्स, लेकिन ये जो है वत्स राज होने के बावजूद ये अवंती और मगध के बीच सुलह का भी काम कराता था। तो अपनी बेटी की शादी कोई बड़े लोगों से ही तो कराते थे राजा लोग, तो करवा दिया वत्सराज के साथ उदयन के साथ विवाह, और इनको डबल फायदा होगा, आगे चल के वत्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और फिर बेटी तो नहीं, हाँ बेटी को तो ऐसे ही लोग देखा जाए तो पुराने टाइम में राजा लोग मतलब अपनी बेटी का कई बार इस्तेमाल करते, यूज़ करते थे, समझ लो, बेटी का शादी वो किसी और से वो इस नियत से नहीं करते थे क्योंकि बेटी पसंद करती है, बेटी चाहती है, उसके लायक सुयोग्य लड़का, इस वजह से नहीं, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। राजा अपने देखो कहते हैं कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं इतने लालची भी होते हैं, और ऐसे इतिहास से एग्जाम्पल मिलता है, इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वर्तमान में ऐसे एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि देख लो भाई पहले भी होता था। तो जब ये विवाह करेगा तो तुम समझ गए रीज़न पीछे के क्या रहा होगा कि अवंती और मगध के बीच क्या कराता होगा, सुलह का काम कराता होगा, इसी वजह से थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया होगा, और खुद ये राजा भी थे। ठीक है, इनका हत्या कौन करेगा, इनका पुत्र उदयन, उदयन। अच्छा, उदयन हत्या जो करेगा उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, ये लोग मिलकर क्या किए होंगे, प्लानिंग किए होंगे कि तेरा बाप ऐसे था, तुम्हारे बाप क्या तुम्हारे दादा की भी हत्या करवाया था, खुद ही किया था। अच्छा, ये किसके आवेश में किया था, बिंबिसार की हत्या याद है, अजातशत्रु जो बिंबिसार की हत्या करता है वो याद है, भगवान बुद्ध के, हाँ, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, हाँ, देवदत्त इसको उकसाया था, उसी उकसावे में आके अपने बाप का जो हत्या कर दिया था, हाँ मैं हत्या कर मतलब कि कैद कर दिया था उसको, फिर बाद में वो खुद ही सुसाइड कर लेता है बिंबिसार। अच्छा, हाँ
हाँ फिर इसको भी उकसाया जाएगा, हाँ फिर इसके बेटा उदयन को भी उकसाया जाएगा, फिर इसके भी हत्या होगी। जैसे तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा टोटल हो चुका है। अब जो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, उदयन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पॉज करते हैं, फिर उदयन के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं उदयन के बारे में। उदयन जो है ये किनके बेटा है, अजातशत्रु का पुत्र। ध्यान देना, अजातशत्रु के दामाद का नाम उदयन है, अब पुत्र का नाम क्या है, उदयन। अजातशत्रु का बेटी का नाम पद्मावती। पद्मावती कौन है, इसकी बहन लगेगी ना, उदयन की बहन, यानी उदयन के बहनोई का नाम भी क्या, उदयन। ये क्या है, उदय। इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये अपने पिता की जब हत्या कर देते हैं, तो पिता की हत्या करने के बाद फिर अब ये अपना शासन करते हैं। शासन करने के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो क्या करते हैं, राजगीर जो पहले पुराने समय में जो राजधानी था बिंबिसार से लेकर के, अच्छा हालांकि उसके पहले जो हम लोग कौन सा पढ़े थे, वृद्धरथ वंश, उस समय भी राजधानी कौन था, राजगीर ही था पुराने टाइम में। तो राजगीर के राजधानी को चेंज करके कहाँ कर देता है, पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ बना देगा, पाटलिपुत्र को। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पटना का जो निर्माण किसने करवाया है, तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने। तरह तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, हर बार आंसर क्या होगा, उदयन, ठीक है। इनका जो बेटा था, 3 बेटा, नालायक, अच्छी भाषा में देखा जिसको नालायक ही बोलेंगे, अनिरुद्ध, दूसरा बेटा का नाम मुंडक, और तीसरा बेटा का नाम नागदशक। यही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नागदशक के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये इस हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हर्यक वंश का, हर्यक लिख रहे हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। अब पहला शासक कौन था, बिंबिसार, और अंतिम कौन होगा, नागदशक। याद रहेगा ना। अब ये जो इनका तीनों बेटा, जो तीनों नालायक था, बारी बारी करके सब लोग शासन करता है। तो पहले शासन कौन करेगा, अनिरुद्ध, उसके बाद उसका मुंडक, उसके बाद तीनों कोई पितृहंता बोलते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि इनका जो बाप था वो खुद ही अपने बाप को मार के आया है, फिर उसका बाप भी उसके बाप को मार के आया, सब तो बाप को मार के। यानी कि पितृहंता का मतलब होता है कि पिता की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, पिता का हत्यारा, यानी कि पितृहंता। हालांकि बौद्ध ग्रंथ में इनके तीनों के बारे में दिया कि ये तीनों भी क्या थे, पितृहंता, क्योंकि बाद में तीनों का प्लानिंग करके इसको मार देते हैं। इसको भी मार दो। हाँ, इसको मारेगा कौन, देखना, इसको मारेगा कौन, शिशुनाग। हाँ, ये सब शिशुनाग बताते हैं कौन है, इसके बाद का जो आएगा। यहाँ तक हो गया ना। जब बारी बारी करके जब शासन होता है, तो नागदशक जो था सबसे अंतिम शासक था इसका एक जो है योग्य अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है, मंत्री, या फिर ये भी कह सकते हो ये जो शिशुनाग था वो कौन था, काशी का गवर्नर, वही काशी जो प्रसेनजीत से दोबारा लड़ाई के बाद फिर से मिला था, ठीक है। तो शिशुनाग को जो, अब ये क्या करेगा, अब ये जनता खुद इसको हटाता है। ध्यान देना, ये इसको जो है जनता विद्रोह कर देता। कहते हैं जब राजा जब अत्यंत निर्बल हो और विलासी हो तो क्या करे, निर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। जब राजा कमज़ोर भी हो और वो भोग विलासी वाला भी हो, तो लोगों को ऑप्शन मिल जाता उसको हटाने का। अगर ये ताकतवर होते और विलासी भी होते तब तो मुश्किल था, लेकिन ये क्या थे, कमज़ोर थे। और अगर आप कमज़ोर हो, अब प्लस ये भोग विलास वाला ज़्यादा जानता, अय्याश टाइप का राजा था। विलासी का मतलब क्या होता है, एक तरह से अय्याशी करना। उनको जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने घर में पड़े रहना, सोने चांदी हीरे मोती आराम से मिलेगा, रानियों के बीच खुश हैं, कभी संगीत का आयोजन हो रहा है, कभी इस चीज़ का आयोजन हो रहा है, उनको सिर्फ अपने हाँ मनोरंजन से मतलब है। तो मनोरंजन टाइप के जो है राजा थे ये तीनों। तो ऐसे में क्या होगा, जनता इसको हटाएगी, उखाड़ के फेंकेगी नागदशक को। अब मौका किसको मिल जाएगा, शिशुनाग, क्योंकि वही थोड़ा उसमें प्लानिंग भी करते हैं। तो शिशुनाग क्या करेगा, इसको निपटाएगा, क्योंकि ये लोग किसको निपटाए थे, अपने बाप को हटा के ही बना था। ध्यान देना, ऐसे नहीं बना था शासक। अपने पिता की हत्या में तीनों का बारी बारी से हाथ था, तीनों मिल करके प्लानिंग किए थे, ठीक है। वो बात अलग है कि पहले मौका इसको मिला चूँकि बड़ा होगा, उसके मंझले वाले को मौका मिला, और सबसे छोटा वाला जो नागदशक था तो उसको बाद में मौका मिला होगा, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पितृहंता। और इस तरह से जा करके ये हर्यक वंश वाला जो आज का टॉपिक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब जो अगला टॉपिक चलेगा, यहाँ से कहाँ से चलेगा, चूँकि शिशुनाग अंतिम है हमारा, तो यहाँ से चलेगा क्या, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे। नंद वंश पढ़ेंगे, उसमें महापद्मानंद को हराएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, शायद घनानंद को हराता है, घनानंद को हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो हराता है उसको,
ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।